नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट 28 और विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 के बारे में। ये वर्कशीट 9 नवंबर की है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है। उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में कक्षा 7 की 9 नवंबर की हिंदी और विज्ञान की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों शुरुआत हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट से। और हिंदी की इस वर्कशीट में हमें रक्त और हमारा शरीर नामक अध्याय के बारे में जानकारी दी गई है। इसी अध्याय का अध्ययन हमने अपनी पिछली कुछ वीडियो में किया है। आज की इस वर्कशीट में और वीडियो में इसी अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं रक्त और शरीर के बारे में हमें क्या जानकारी दी गई है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। क्या आप पौष्टिक आहार लेते हो, यह सही लाइन होनी चाहिए। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। इसके अलावा साथ में आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें खून की एक टपकती हुई बूंद बूंद को दिखाया गया है जो परख नली में डाली जा रही है। इसके बाद दोस्तों सवाल दिए गए हैं इस वर्कशीट में। अब हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। पहला सवाल है मज्जा किसे कहते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अस्थियों में मौजूद वे कारखाने जो कणों के निर्माण करते हैं मज्जा कहलाते हैं। दूसरा सवाल है शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये लौह तत्व किन किन चीज़ों में से प्राप्त होते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लौह तत्व या आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है। इसे दूर करने के लिए हमें हरी सब्जियां, फल, मांस आदि का सेवन करना चाहिए। अगला सवाल है पौष्टिक भोजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा तथा रुक्षांश इसमें शामिल है। रुक्षांश का मतलब होता है सलाद, खीरे, ककड़ी, टमाटर, प्याज इत्यादि। एनीमिया किसे कहते हैं, अगला सवाल है। तो शरीर में रक्त की कमी को अनीमिया कहा जाता है। अगला सवाल है आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है और उस भोजन को बनाने की विधि के बारे में लिखिए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति का पसंदीदा भोजन अलग अलग होता है। फिलहाल मैंने जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। मेरा पसंदीदा चावल भोजन दाल चावल है। सबसे पहले दाल और चावल को साफ किया जाता है, आग पर छोंक कर पकाया जाता है और स्वादानुसार मसालों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हिंदी की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान की वर्कशीट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में प्रकाश का अध्ययन किया है, लाइट नामक चैप्टर का। आज की इस वर्कशीट नंबर 29 में प्रकाश वाले अध्याय को ही आगे बढ़ाया गया है और इसमें प्रकाश परावर्तन के नियमों को दिखाया गया है। वर्कशीट की शुरुआत में आप दो चित्र देख सकते हैं जिसमें एक तरफ तालाब या ठहरे हुए पानी को दिखाया गया है और दूसरी तरफ शीशे के सामने रखी हुई मोमबत्ती को दिखाया गया है। इसी से हम जान सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा।
इसी बारे में आज की वर्कशीट का अध्ययन किया गया है। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा यानी पथ बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती हैं। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। दर्पण क्या होता है ये देखिए। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ या सतह दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। अर्थात अगर हम मोमबत्ती को आईने के सामने रखें तो वो कैसी दिखाई देती है और किस रूप में किस तरीके की दिखाई देगी, ये आपको प्रयोग करना है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है तथा यह सब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होती है। दोस्तों ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। पहला सवाल है, दैनिक उपयोग की 3 चीज़ों का उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो इसमें स्टेनलेस स्टील, पानी की सतह और स्टील की चमकदार चम्मच को हम शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश आईने से टकराता है तो वो सीधा नहीं चला जाता है बल्कि टकराकर वापस हो जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए, ये अगला सवाल है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के आकार के समान होता है, यह वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है, और अंतिम है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का लास्ट सवाल है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं? तो जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की वस्तु को हम तब देख सकते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराता है और वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसी से हम जान पाते हैं कि कोई वस्तु क्या है, किस रंग की है, किस आकार की है। अगर प्रकाश हमें ना दिखाई दे या प्रकाश उस वस्तु पर ना पड़े तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंखें तो काम कर रही हैं लेकिन उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश गायब है। जब तक उस वस्तु पर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा और वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम वस्तु को देखने में असमर्थ रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की हिंदी और विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।